हेलो दोस्तों, मैं विधान विश्वास। आज मैं जितना भी वीडियो अपलोड किया है उसमें से एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि मेरा एक सब्सक्राइबर है जो मेरा ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में कमेंट किया है, बहुत सारा कमेंट किया है। जैसे ग्रुप बी प्रमोशन, जो मैंने जितना भी चीज बताया वो पॉसिबल नहीं है, किसी को लेवल 14 में प्रमोशन पॉसिबल है कि नहीं, जो क्वेश्चन होता है ग्रुप बी एग्जाम का वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, जो डिपार्टमेंट एक जोन में सिर्फ 2-3 साल में एक दो वैकेंसी आती है। जैसे ये ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन मेरा ग्रुप में किया है, मेरा जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे जाके किया है। तो मैं सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं, और जो बात आज मैं दिखाऊंगा, जो बोलूंगा, उस रिप्लाई उसका हर एक कॉपी में लगाऊंगा मेरा वीडियो में। जो कॉपी में नहीं लगाऊंगा उसका कॉपी आप लोगों को डेफिनेटली चाहिए, तो मेरे को टेलीग्राम में जोड़ना और मेरे से पूछना कौन सा इसके लिए कौन सा रेलवे का लेटर चाहिए आपको। तो जो भाई का जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके साथ मेरा कोई पर्सनल चीज खराब नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूँ वो जितना भी बात बोला है उसमें जो सही है उसको मान लेना, और जो सही नहीं है वो उनको अपडेट करना। और आप लोग उस कमेंट को देख रहे हो हर एक वीडियो में, शायद आप लोग डिमोटिवेट हो रहे हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसीलिए जो क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि मेरा वीडियो से किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट वो जो भाई है उन्होंने मेरे को एक लिंक भेजा था, जो साउदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर का ही होगा, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि जो ग्रुप बी एग्जाम होता है, जहाँ पे एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होता है, वो एग्जाम जोन में एक ही दो वैकेंसी आती है। और साउदर्न रेल का जोन का जो लिंक है, शायद वही लिंक मेरे को भेजा था। तो इसीलिए मैं साउदर्न रेलवे का जो एक असेसमेंट पीरियड है, ये जो कमिंग जो चल रही है करंट में, कोई पास्ट व फ्यूचर वाला नहीं लिया है, जो करंट साउदर्न रेलवे में जो वैकेंसी असेसमेंट हो रहा है उसका डिटेल्स मैंने लिया है। उसका लेटर में लगा दूंगा, आपको चाहिए उस लेटर में आप लोगों ने आपका टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो असेसमेंट पीरियड है वो एक 2023 से 31/12/2024, तो 23 और 24 में जो वैकेंसी असेसमेंट हुआ है साउदर्न रेलवे में, ये कौन सा वाला कहाँ से लिया है, साउदर्न रेलवे का ग्रुप बी ऑफिसर का जो वैकेंसी वो लिया है। और एक चीज मैं बता देता हूँ, रेलवे में 8 ऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज है, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, ऑपरेटिंग हो गया, कमर्शियल हो गया, स्टोर हो गया, ऐसे 8 ऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज है। हर एक ऑर्गेनाइज जो 8 ऑर्गेनाइज सर्विस है, इस 8 ऑर्गेनाइज सर्विस में ही ग्रुप बी एग्जाम होता है। तो जो भाई मेरे को बोला है कि जोन में 1-2 वैकेंसी आती है, वो उनको राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उनको जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो 8 ऑर्गेनाइज सर्विस है उसमें से सिर्फ एक जो ऑर्गेनाइज सर्विस, जो इंजीनियरिंग सर्विस होता है, उसका ही वैकेंसी मैंने लिया है। तो देखते पहले उसका ही क्या है, क्योंकि सबका लेंगे तो इतना डिटेल्स हो जाएगा कि बोर्ड में भी नहीं आएगा। आप लोगों को कॉपी चाहिए पूरा, वो मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जाके भी खुद जाके साउदर्न रेलवे से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो मैंने वैकेंसी लिया है, AAEN जो असिस्टेंट इंजीनियर होता है ना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, जो 1/1/2023 से 31/12/2024 में जितना भी वैकेंसी असेसमेंट हुआ है उसका वैकेंसी डिटेल्स मैंने लिया है। और जितना भी डिटेल्स मैंने लिया है ऑफिशियल लेटर से लिया है। और जो डिटेल्स मैं बताऊंगा, क्यों ये 2 साल में लिया, क्योंकि हर एक ग्रुप बी एग्जाम में जो होता है उसके एक असेसमेंट पीरियड होता है। उस असेसमेंट पीरियड में ही 2 एग्जाम होता है, एक 30% होता है, एक 70%। हर एक असेसमेंट ज्यादातर टाइम 2 साल है, लेकिन इस बार रेलवे बोर्ड ने 2.5 साल कर दिया, क्योंकि ज्यादा लोग आए एक एग्जाम से, इसलिए रेलवे बोर्ड चाहती है। लेकिन पिछले 5 से 10 असेसमेंट पीरियड अगर देखेंगे, 10-15 साल से, तो 2 साल ही असेसमेंट था। तो आप जो अभी भी चल रही है जो असेसमेंट पीरियड का वैकेंसी, वही लिया है साउदर्न रेलवे का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। तो ऐसे वैकेंसी हर एक डिपार्टमेंट में है, इलेक्ट्रिकल में है, मैकेनिकल में है, स्टोर में है, कमर्शियल में है, सब जगह है। मैंने इंजीनियरिंग लिया। एक चीज मैं बता देता हूँ कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट थोड़ा ज्यादा बड़ा है, दूसरे से कमर्शियल स्टोर पर्सनल से बड़ा है, तो यहाँ पे वैकेंसी भी ज्यादा आता है, कैंडिडेट भी ज्यादा अप्लाई करते हैं। लेकिन जैसे दूसरा डिपार्टमेंट में जाएंगे, जैसे कमर्शियल में जाएंगे, तो वहाँ पे वैकेंसी ऐसे कम आती है, उस रेशियो में अप्लाई भी कम करती है। तो चलिए तो पहले इंजीनियरिंग देखते हैं। तो इंजीनियरिंग अगर वैकेंसी पीरियड इस पीरियड में देखेंगे, इसमें 2 तरह का एग्जाम होता है। मैंने ऑलरेडी मेरा वीडियो में बता के रखा है कि एग्जाम 2 तरह में होता है ग्रुप बी ऑफिसर का एग्जाम। एक 70% होता है, एक 30% होता है। 70% होता है मेरिट कम सीनियरिटी, और 30% पूरा मेरिट में आता है। और उसमें भी रूल चेंजेस हुआ है अभी। जो लोग ग्रुप बी ऑफिसर बनना चाहते हैं उनको अभी ऑप्शन और भी ज्यादा बढ़ गया है। मेरा ऑलरेडी वीडियो उसके ऊपर बना दिया है, लिंक में दे दूंगा, आप लोग जाके देख लेना जो नहीं देखा है। तो इस जो पीरियड है, इसमें 70% में वैकेंसी कितना है, 18 वैकेंसी। कितना वैकेंसी है, जो सिर्फ इंजीनियरिंग का बात बोल रहा है। ऐसा 8 ऑर्गेनाइज सर्विसेज है, ये बड़ा है सबसे, इसमें ज्यादा वैकेंसी ज्यादा आती है। लेकिन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में भी बहुत ज्यादा वैकेंसी आती है। तो जो 18 वैकेंसी है, और इस 18 वैकेंसी में कितना लोग अप्लाई किया, अप्लाई मतलब एलिजिबिलिटी कितना हुआ, जेडोसी जिसको बोलते हैं, जोन ऑफ कंसिडरेशन। तो जेडोसी में 48% आया। जो मोस्ट सीनियर पर्सन है वही एग्जाम में बैठा है। जो अभी थोड़ा रूल चेंज हुआ है, अभी 48 नहीं रहेगा। अभी जो भी 3 साल 4-2 में कंप्लीट किया वो एग्जाम में बैठ पाएगा। उसके बाद जो मेरिट बनेगा, मेरिट कम सीनियरिटी उसमें देखा जाएगा। तो थोड़ा चांसेस बढ़ा है इसमें, तो एक अच्छा खबर है आप लोगों के लिए।
और उसके बाद आता है 30% एग्जाम। उसमें आता है कि 7 वैकेंसी के अगेंस्ट में 275 लोग एलडीसी एग्जाम में बैठा है। कितना लोग? 275। इससे ज्यादा लोग एलिजिबल थे, लेकिन मैंने उसी लोगों को लिया है जो लोग मतलब एलिजिबल होने के बाद एग्जाम में बैठा है, क्योंकि जो एलिजिबल बनते हो तो जो लोग एग्जाम में ही नहीं बैठा वो लोग तो मेरिट में नहीं आएंगे। तो जो लोग एग्जाम में बैठा उसको 274 जितना भी मैं डेटा दिखा रहा हूँ आप लोगों का, उसका कॉपी चाहिए मेरे को बता देना, मैं उसका प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आता है कि ये 2 सिलेक्शन पहले हुआ है। तो इसके बाद होता है कि जो लोग बोल रहे हैं कि ग्रुप बी ऑफिसर में वैकेंसी नहीं आती है, तो आप लोगों को जानकारी के लिए ज्यादा दूं कि हर 2 साल में वैकेंसी आती है, 2 ही एग्जाम होता है, 30% और 70%। लेकिन इस बार 4 सिलेक्शन हुए। क्यों? क्योंकि जितना वैकेंसी फिलअप करना था रेलवे में उतना लोग मतलब क्वालिफाई नहीं किया, क्योंकि इसमें मिनिमम 60% मार्क आना चाहिए थे, लेकिन उतना मार्क नहीं आया 70% में। इसीलिए और एक फिर से मतलब वैकेंसी को बढ़ाने के लिए, और इस बार जो ग्रुप ए ऑफिसर है जो IRMS हो गया वो नहीं आने के लिए रेलवे में बहुत ऑफिसर का वैकेंसी वैकेंट था, इसीलिए और एक बार सिलेक्शन कंडक्ट करना पड़ गया। इस जो असेसमेंट पीरियड है, इस असेसमेंट पीरियड में ज्यादातर नहीं होता है, लेकिन इस बार हो गया। तो उसमें क्या है, फिर से 70% एग्जाम हुआ और 30% इस वैकेंसी असेसमेंट पीरियड को लेकर लिया। जहाँ पे जो भाई मेरे को बोल रहा है कि ग्रुप इस जो भाई है इन्होंने कमेंट किया था कि जो ग्रुप रेलवे में 1% लोग के ऑफिसर बनते हैं, 100% सही है, और कुछ जगह मिथ भी है, ये मैं डिटेल्स में धीरे धीरे बताऊंगा। उसमें से 0.5% ही ग्रुप बी ऑफिसर है, ये भी सही है कि रेलवे में अगर 1 लाख एम्प्लॉय है उसमें से 500 ही ग्रुप बी ऑफिसर है, 500 to 600, और 600 आपका ग्रुप ए ऑफिसर है, ये बात सही है। लेकिन जो 600 सिर्फ इस बार ग्रुप बी वैकेंसी को जितना वैकेंट है वो नहीं लिया गया। ये जो स्पेशल ड्राइव है यहाँ पे बहुत सारा ग्रुप ए का जो लेवल 10 का वैकेंसी है, लेवल 11 का भी वैकेंसी इसमें लिया गया, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ रेलवे ऑफिसर था। उसको लेने के बाद जो असेसमेंट पीरियड है उसमें से आपको फिर से 70% में 13 वैकेंसी के अगेंस्ट में 39 एम्प्लॉय एग्जाम में बैठा और 5 वैकेंसी के अगेंस्ट में 202 लोग एग्जाम में बैठा। ये सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट का बात बोल रहा हूँ। तो अभी आता है कि टोटल वैकेंसी जो 2 साल में एक डिपार्टमेंट में कितना होता है, 43 वैकेंसी। उसमें से जो टोटल एप्लीकेशन है वो होता है 564 एप्लीकेशन, मतलब 560 लोग एग्जाम में बैठा है। तो एक वैकेंसी के अगेंस्ट में 13 कैंडिडेट मोटा मोटी हो जाता है। तो जो लोग आप लोग एनटीपीसी से आ रहे हो, जेई एसएससी एग्जाम देके जो लोग लेवल 6 के बाद ऑफिसर बनने का एग्जाम दे रहे हो, तो वो लोग तो 100-200 लोगों के साथ एग्जाम करके आए हैं। तो अगर आप लोग सोचते हो कि आने के बाद आपको ऑफिसर बनना है रेलवे में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आप लोगों को तो इतना कंपटीशन करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैंने हर एक वीडियो में बोला है कि ग्रुप बी ऑफिसर बनने के लिए आप लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा जो थोड़ा डिफिकल्ट है। और जो भाई उन्होंने बोला है कि एलडीसी में, जैसे सर एलडीसी के बाद तो मैंने किया है जहाँ पे सिर्फ सेकंड वैकेंसी है, इसमें 275 लोग अप्लाई किया, तो उसमें तो 13 से ज्यादा होता है। तो उनकी जानकारी के लिए बताता हूँ, तो 7 और जो 5 है ये दोनों को मिला लीजिए, सिर्फ 2 साल में इस सिर्फ एलडीसी में कितना वैकेंसी हुआ है, 12, 7 + 5। अगर ये जो इसमें देखेंगे 275 और 202, इसमें जो एग्जाम में लोग बैठते हैं, एग्जाम अलग होता है, लेकिन इस एग्जाम में जो भी लोग बैठते हैं इसमें से 90% कॉमन लोग है। मतलब ये जो 270% है इसमें से जो लोग कॉमन पर्सन है, मतलब 275 का वही लोग ही यहाँ पे एग्जाम में बैठता है। इसका मतलब मोटा मोटी हो जाता है कि 12 वैकेंसी के अगेंस्ट में मोटा मोटी 300 लोग एलडीसी में बैठता है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग एग्जाम में बैठते हैं, मतलब वही लोग फिर से जब इसका एग्जाम आता है नेक्स्ट एग्जाम में, वही लोग ही बैठते हैं, मतलब रिपीट होता है। क्योंकि ग्रुप बी ऑफिसर का जो एग्जाम होता है सब लोग अप्लाई नहीं करता है। रेलवे में परसेंटेज जितना भी हो 0.5 ग्रुप बी ऑफिसर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग ग्रुप बी ऑफिसर एग्जाम में नहीं बैठते, क्योंकि क्वालिफाई एम्प्लॉय रेलवे में कम है। क्योंकि क्वालिफाई जो नहीं है, जो उनको तो पता है ऑफिसर में एग्जाम में बैठने में कोई फायदा नहीं है, वो क्वालिफाई पास नहीं करेगा, तो इसीलिए वो लोग नहीं बैठते हैं। क्योंकि ऑफिसर एग्जाम में बैठोगे तो आपको उस पोस्ट रिलीव होना पड़ेगा। रेलवे में तो बहुत प्रोसेस है भाई, जो ऑफिसर मतलब एग्जाम अटेंड करने जाओगे, तो इसीलिए ज्यादातर लोग अप्लाई नहीं करते। मेरा साथ बहुत सारा कॉलेज काम करता है जो लोग ऑफिसर बनने के लिए नॉलेज है, लेकिन एग्जाम में बैठते ही नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर ऑफिसर बन जाएगा, मैंने ऑलरेडी मेरा वीडियो बताया हुआ, ग्रुप बी ऑफिसर बनोगे तो जोन में किसी भी जगह आपको ट्रांसफर हो सकती है। तो लोग अपना सिटी नहीं छोड़ना चाहते कि जिस बंदे ने अभी लेवल 7 में एक्स कैटेगरी सिटी में है, वो लेवल 8 बन के जेड कैटेगरी सिटी में पोस्टिंग होता है, उसका सैलरी घट जाएगा। तो ऑफिसर बन के सैलरी कौन घटाएगा इनिशियली? ज्यादातर लोग होम सिकनेस के वजह से ऑफिसर एलिजिबल बहुत एम्प्लॉय, अगर 100 एलिजिबल एम्प्लॉय है जो ऑफिसर बनने के लिए काबिलियत रखते हैं, उसमें से 50 लोग एग्जाम में बैठते ही नहीं, सिर्फ 50 लोग बैठते हैं। और उसमें बाद जो लोग बैठते हैं वो लोग ऑफिसर के लिए जो कंडीशन चाहिए ऑफिसर बनने का, वो उसमें एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब वो जो हार्डनेस है उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो अगर देखोगे तो भी आप लोग अगर 12 वैकेंसी 300 हो, तो मतलब एक वैकेंसी में 25 कैंडिडेट अप्लाई करता है। अरे बात सही है एलडीसी में, लेकिन आप 70% में जाओगे तो एक वैकेंसी में 3-4 लोग ही बैठते हैं। लेकिन अभी वो रूल भी चेंजेस हो गया जो आप लोगों के लिए अच्छा है। जब 70% में जाओगे तब आप लोगों को तो बहुत ज्यादा मौका है। लेकिन उसके लिए बात है कि आपको 4-2 ग्रेड पे या लेवल 6 में मिनिमम 10 साल काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जाके सीनियरिटी में आओगे।
10 से 12 साल लग जाता है सीनियरिटी में, जो लेवल 6 में 10 से 12 साल। तो अगर आपने 25 में रेलवे में 6 पोस्ट में आ गए, 35 37 में भी अगर 70% में भी एलिजिबल हो जाते हो, तो भी आपका जीवन में लेवल 12 से 13 तक प्रमोशन इजीली ले लोगे, जो कि 70% एग्जाम बहुत इजी होता है, क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट होता है और 30% में 2 मतलब पेपर होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग डिमोटिव मत मारे। हाँ, जब अगर 70% से आओगे 35 37 ईयर या 40 ईयर्स में, तो आप लोग लेवल 14 में नहीं जा पाओगे, लेवल 12 तक ही जा पाओगे। लेकिन अगर एलडीसी से क्लियर करके आओगे, तो आप लोग, अगर मैं हर वीडियो में बोला है, अगर मतलब ग्रुप बी ऑफिसर बनने के बाद 32 33 ईयर्स में अगर ग्रुप बी बन जाओगे, आपके पास 27 या 28 ईयर ग्रुप बी में सर्विस रहता है, तो आप लेवल 14 तक जा सकते हो। तो अगर इससे आओगे तो बन पाओगे। तो ये एक क्वेश्चन था। उस भाई ने और एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि जो बंदा 30 ईयर्स भी अगर ग्रुप बी में काम करता है, मतलब ग्रुप बी ऑफिसर बन गया 30 साल की उम्र में, उसके बाद 30 साल अगर ग्रुप बी ऑफिसर में काम करेंगे, तो भी लेवल 14 नहीं जा पाएंगे। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि उनका प्रमोशन प्रोसेस उनको थोड़ा जानना चाहिए, रेल में उनका अपडेट होना चाहिए, और उसके बाद ही किसी जगह कमेंट करना चाहिए, किसी को डिमोटिवेट नहीं करना है। तो चलिए आज प्रमोशन पूरा बता देते हैं। जो ग्रुप ए ऑफिसर होता है और जो ग्रुप बी ऑफिसर होता है, इनका प्रमोशन में क्या डिफरेंस होता है। जो ग्रुप बी होता है वो लेवल 10 में आता है। जस्ट लेवल 10 में जब 3 साल काम करेंगे, उसके बाद लेवल 11 में जाते हैं, मतलब सीनियर स्किल एडहॉक जिसको बोलते हैं, और उसके 1 साल के बाद लेवल 10 में ही रहेंगे, 11 में ही रहेंगे, लेकिन उनको सीनियर स्किल रेगुलर मिल जाएगा। जब वो 5 साल ग्रुप ए में 5 ईयर्स काम करेंगे, तब लेवल 12 में एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ, लेकिन 12 कभी कभी 5 साल से ज्यादा भी लग जाता है, क्योंकि सीनियरिटी भी आना चाहिए। लेकिन रेलवे बोर्ड का सर्कुलर में बोला हुआ है, जो ग्रुप ए ऑफिसर बनेंगे वो 5 साल में, जिसको जेजी एडहॉक बोला जाता है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, 5 साल में बन पाएंगे। जो ग्रुप बी ऑफिसर बनेंगे, उनको ग्रुप बी से, जो भाई मेरे को बोला 10 साल लग जाएगा, ग्रुप ए है होने में, उनको जानकारी मैं बताता हूँ। 10 साल नहीं, पकड़ लीजिए 10 से 13 साल चाहिए। 13 साल ग्रुप ए बनते हैं। तो 13 साल में आप लोग ग्रुप ए बन गए, तो क्या लगता है ग्रुप ए बनने के बाद वो लेवल 10 में जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होता है। उनको जानकारी के लिए बताता हूँ कि आप जाके कोई भी सीनियरिटी रेलवे बोर्ड का गूगल में जाकर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। जब आप 13 साल पकड़ लीजिए, 13 साल में अपने ग्रुप ए जब स्टेटस मिल जाएगा, तो ग्रुप ए सीनियरिटी आपको, ग्रुप बी ऑफिसर जब 13 साल के बाद ग्रुप ए बनेंगे, तो आपको सीनियरिटी ग्रुप ए से 5 साल बैक से मिलेगा। मतलब अगर आप 2024 में पकड़ लेता, आप 2015 में ग्रुप बी बना, 2015 में ग्रुप बी ऑफिसर बना, 12 साल के बाद आप 2024 में 12 साल नहीं होता है, आप यहाँ पे जो लीजिए 2012 कर लेता हूँ, तो 2012 में अपने ग्रुप बी ऑफिसर बना और 2024 में ग्रुप ए ऑफिसर बन गया। तो आपका सीनियरिटी ग्रुप बी ऑफिसर जब बनेंगे, क्या आपको 13 साल बनने के बाद आपको लेवल 10 होगा? ऐसे नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, मैं बता देता हूँ। तो जब 2024 में मानोगे, तो आपको 2019 जो ग्रुप ए ऑफिसर होता है, जो ग्रुप ए ऑफिसर 2019 मतलब 5 साल बैक से आपको सीनियरिटी दिया जाएगा। जो 2019 का जो ग्रुप ए ऑफिसर होगा, उनके नीचे से ही आपको, मतलब ग्रुप ए 2019 में ग्रुप ए ऑफिसर का सीनियरिटी, उसके नीचे ही आप लोगों का सीनियरिटी, मतलब 2019 तो 2005 से ही आपका सीनियरिटी फिक्स हो जाए। तो मतलब जिस दिन आप ग्रुप ए ऑफिसर बनेंगे, ग्रुप बी ऑफिसर, उस दिन ही ग्रुप ए जिस दिन से बन गए, उस दिन से 5 साल का ग्रुप ए का सीनियरिटी लेके बन गया। अब रेलवे में रूल है कि 5 साल रेलवे में अगर काम करोगे ग्रुप ए में, तो आपको जेजी में एलिजिबल हो जाओगे। तो इसका मतलब आप जब, जैसे आपको यहाँ पे आपको एपीओ बनेगा, एस्टेट पर्सनल ऑफिसर जो होता है ग्रुप बी ऑफिसर, तो ग्रुप ए बी से जब आप ए बनोगे, तो आपको डायरेक्ट लेवल 12 में पोस्टिंग मिलेगा। 11 में मिल सकते हैं, 12 में वैकेंसी रहेगा, सीनियरिटी रहेगा, तो आपको इमीडिएटली आपको 12 में ही देना है। अगर नहीं रहेगा तो 11 में देना ही पड़ेगा, क्योंकि 11 12 दोनों ग्रुप ए का पोस्ट होता है। लेकिन मैंने खुद गेजेटेड ऑफिसर का डीलर हूँ, मैंने बहुत सारा ऑफिसर का डायरेक्ट ग्रुप बी से लेवल 12 में फिक्स किया है। मतलब ग्रुप बी से ग्रुप ए आया, डायरेक्ट लेवल 12 में पे फिक्स हो गया, सीनियरिटी मिल गया उनको। मतलब जिस दिन बना उस दिन में ही वो लोग बना। मतलब होता है कि जो ग्रुप ए ऑफिसर होता है, उनसे जब ग्रुप बी ऑफिसर 7 to 8 ईयर का सीनियरिटी में पीछे रहता है। कितना साल का पीछे रहता है? 7 to 8 ईयर का सीनियरिटी पीछे रहता है, ये सही है। और उन्होंने और एक कमेंट में बताया कि जो ग्रुप ए ऑफिसर है, वो लोग नहीं चाहते हैं ग्रुप बी ऑफिसर ऊपर जाए, वो सब बात अलग चीज है। वो मैं गलत नहीं बोलूंगा, वो गलत बोल रही है, लेकिन जो प्रोमोशनल प्रोसेस है वो ऐसे है। तो 10 साल 15 साल के बनने के बाद उनको 5 साल पीछे से बनेगा। जिस दिन वो ऑफिसर ग्रुप ए बन गए, उस दिन ही वो इलिजिबल होते हैं डायरेक्ट लेवल 12 के लिए। तो आप कैसे बता सकते हो कि वो डायरेक्ट लेवल 10 में जाएगा? आपको चाहिए इसका कॉपी, तो मेरे को टेलीग्राम में जुड़िए, आपको कॉपी दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि किसी को डिमोटिवेट करना सही नहीं है। आप पहले जानिए क्या प्रमोशन प्रोसेस है, उसके बाद किसी को अपडेट कीजिए। तो ये था टोटल क्वेश्चन। चलिए इसके बाद उनका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आगे बढ़ते हैं। मेरा जो सब्सक्राइबर है वो और एक चीज बताया कि जो ग्रुप बी ऑफिसर का एग्जाम होता है
उसमें ऑब्जेक्टिव और मतलब आपका डिस्क्रिप्टिव प्लस आपका ऑब्जेक्टिव, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी होता है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे बात मत कीजिए, जो चीज आप नहीं जानते उसमें मत बोलिए। आपके पास क्या अथॉरिटी है मेरे, आप जो एक चीज बता रही है, जितना भी ग्रुप बी ऑफिसर का एग्जाम है अभी वो 100% कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट एग्जाम है। तो जैसे एनटीपीसी में आप लोग एग्जाम देते हो, सेम एज इट इज आप लोग को ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है। आज से 4-5 साल पहले 2018 या 19 होगा, उस टाइम से बंद हो गया। अभी 100% ऑब्जेक्टिव है रेलवे के ग्रुप बी ऑफिसर एग्जाम में। तो जो भाई ये जो बोल रहे हो कि अभी ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव है, मैं बोलूंगा आप उसमें अपडेट हो जाइए। और ये नहीं, अपडेट ना होकर किसी चीज बोलना ये सही नहीं है। आपको अगर इसका कॉपी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव 100% है, मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, मैं आपको रेलवे बोर्ड का कॉपी दे दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, उसमें कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं, तो एक ही पेपर एग्जाम होता है। उसके बाद जो 60% मिनिमम क्वालिफाई होता है उसको उनको क्या भेजा जाता है, मेडिकल स्टैंडर्ड में, जिसको बोला मेडिकल क्या होता है, इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल। जो सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट होता है उस 530A में जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो होता है। जो नॉन सेफ्टी पोस्ट होता है 530B का जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो ग्रुप बी के लिए एप्लीकेबल होता है। आप लोग गूगल में जाकर सर्च करके भी देख सकते हो, डिटेल्स में नहीं लिख रहा हूँ। तो सेफ्टी और नॉन सेफ्टी कैसे होता है, जैसे आपका स्टोर डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, ये हो गया नॉन सेफ्टी, उसके लिए 530B होता है मेडिकल, थोड़ा मतलब जैसे C2 होता है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऐसे ही। और 530 है जैसे इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल, ऑपरेटिंग, ये सब पोस्ट में आप ग्रुप बी आओगे तो 530 में मेडिकल स्टैंडर्ड पास करना पड़ेगा। उसके बाद आता है अपर एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो होता है उसके एक मार्क होता है, उसके प्लस जो भाइबा होगा उससे आपका जो मेरिट बनेगा वो होगा। भाइबा में कितना लोग रहता है, 3 लोग रहते हैं, 3 पीएचडी, मतलब जो पीएचडी होता है डीआरएम से बहुत बड़ा होता है। जो लोग यूपीएससी से आते हैं वही लोग पीएचडी बनते हैं। जैसे इंजीनियरिंग का जो पीएचडी हो डीआरएम से ऊंचा पोस्ट में है, ऑपरेटिंग का जो पीएचडी है पीसीओएम है ऊंचा पोस्ट होता है। तो 3 पीएचडी में कौन होता है, जैसे इंजीनियरिंग का अगर सिलेक्शन होता है एईएन का ग्रुप बी सिलेक्शन, उसमें इंजीनियरिंग का जो हेड होता है पीसीई, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर, उसके साथ और एक डिपार्टमेंट का पीएचडी जो कॉन्फिडेंशियल होता है। जब सिलेक्शन आता है उस टाइम पता चलता है, जो कॉन्फिडेंशियल गजट में रहता है वही लोग उसका सिलेक्ट करते हैं किसको बनाना है। और रहता है पीसीपीओ, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, ये कॉमन है हर एक चीज में, क्योंकि स्टैब्लिशमेंट जितना रूल आता है पीसीपीओ के अंडर में आता है। तो आप ऑफिसर बनेंगे तो बेसिक जो पर्सन स्टैब्लिशमेंट का रूल होता है वो आपको जाना चाहिए। तो 3 पीएचडी भी भाई लेगा, उसके बाद आप लोगों का मेरिट बनेगा। उस भाई ने और एक चीज मेरे को बताया कि किसी ने अगर 30 ईयर ग्रुप बी में सर्विस करेंगे तो भी ग्रुप ए मतलब लेवल 14 लेवल जो होता है लेवल 14 नहीं बन सकते हैं। तो मैं उस भाई को या उस सब्सक्राइबर को मैं बोलूंगा कि आपके पास एक भी ऑफिसर का डेटा पूरा इंडियन रेलवे में है जो ग्रुप बी में 30 ईयर सर्विस किया लेकिन लेवल 14 में नहीं गया। अगर है मेरे को कमेंट करके उसका डिटेल्स मेरे को बताइए, मैं देखूंगा। लेकिन आपको अगर कोई डिटेल्स चाहिए कि कोई अगर ग्रुप बी में 27-28 साल 27 to 28 ईयर अगर ग्रुप बी में सर्विस किया वो लेवल 14 पहुंच गया, ऐसे 5 से 10 ऑफिसर मैं खुद पर्सनली जानती हूँ। आपको डिटेल्स चाहिए तो मैं कमेंट में दे दूंगा, उनका लेटर चाहिए, उनका प्रमोशन, उनका पूरा डिटेल्स, मतलब आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए, टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, मैं आपको दे दूंगा। तो जो चीज आप नहीं जानते हो उसको नहीं बताना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि आप 30 साल में भी नहीं बन पाए, कौन लोग नहीं बन पाते, जिसके अगेंस्ट में बिजनेस केस है, जिसके अगेंस्ट में डीआर केस होता है, वो अलग चीज होता है। अगर आप रेलवे में आओगे ऑफिसर बनने के बाद कोई आप क्राइम कर दोगे जो प्रमोशन के अगेंस्ट में है, तो तब तो प्रमोशन नहीं मिलेगा। आप कोई भी जगह पे रहो तब तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। लेकिन जो नेचुरल होता है उसमें तो क्या होता है, जो लोग 1000 में 1-2 लोगों को बिजनेस केस रहता है जिसके लिए प्रमोशन अटक जाती है। नहीं तो ज्यादातर जो ऑफिसर होता है वो लोग 27 to 20 ईयर में, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, इतना भी नहीं चाहिए, वो लोग लेवल 14 पहुंच जाते हैं। तो ये आपका एक जानकारी के लिए बताता हूँ। उस भाई ने और एक चीज बोला है कि आप बोल रहे हो 27 या 28 ईयर्स में लोग ग्रुप ए से डीआरएम बनते हैं, आप उसी रैंक में ग्रुप बी ऑफिसर कैसे पहुंच जाएंगे। तो मेरा बात पहले आप समझिए, मैंने कभी नहीं बोला डीआरएम बनेगा, मैंने बोला डीआरएम का सेम रैंक का बहुत सारा एचओडी ऑफिसर रहते हैं वो बनेंगे। और जो डीआरएम होता है ज्यादातर वो लोग 23 to 25 ईयर्स लगते हैं। ये सही है कि जो यूपीएससी से आते हैं और डायरेक्ट डीआरएम बनते हैं वो 23 to 25 ईयर्स मैक्सिमम उस तक लग जाता है डीआरएम बनने के लिए। लेकिन जो लोग डीआरएम बनते हैं ज्यादातर वो लोग ज्यादातर होता है एनएफएचजी होता है, आप देख लेना, एनएफएचजी होता है जो लेवल 15 में हो जाता है, जो लेवल 15 होता है। तो डीआरएम में 3-4 साल काम करने के बाद जो डीआरएम से नेक्स्ट जो उनका प्रमोशन होता है ज्यादातर डिपार्टमेंट का जो हेड पीएचडी मानते हैं, मतलब ज्यादातर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ऑपरेटिंग, आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो पीएचडी पहले डीआरएम था उसके बाद ही वो लोग पीएचडी बना। तो पीएचडी डीआरएम से ऊपर है। तो जो लोग आप लोग जो डीआरएम बनने के बाद बोल रहे हो, तो डीआरएम वही लोग बनते हैं जो लेवल 14 में ऑलरेडी
6 to 7 ईयर काम कर लिया उसके बाद ही डीआरएम बनते हैं। मतलब एसएजी पोस्ट में जो लोग 6 to 7 ईयर काम करते हैं उसके बाद ही डीआरएम पोस्ट में जाते हैं। ऐसे नहीं जिस दिन एसएजी बन गया उसी दिन आपको डीआरएम में दे देना। नॉलेज होना चाहिए ना एचओडी में, तब जाके आपको डीआरएम देगा। तो और ऑलरेडी मैं बता दिया कि सीनियरिटी में 7 से 8 साल पीछे रहता है ग्रुप ए ऑफिसर से ग्रुप बी ऑफिसर। तो इसीलिए मैंने बोला 27 ईयर्स तक हो जाता है जितना भी ग्रुप बी ऑफिसर होता है। 26, 27 या 20 मैक्सिमम 28 ईयर्स तक लेवल 14 में पहुंच ही जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जो उनका नेक्स्ट डाउट है उसके ऊपर जाते हैं। अभी देखते हैं जो उस भाई ने बोला था, और भी बहुत सारा क्वेश्चन जो एक एक करके देखेंगे और आप लोगों का डाउट क्लियर होते जाएगा। तो उसने और एक कमेंट किया था, जो असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर एग्जाम होता है रेलवे में, कमर्शियल डिपार्टमेंट का ग्रुप ऑफिसर, उसमें कौन कौन एग्जाम में बैठते हैं? कमर्शियल इंस्पेक्टर, टीटी, बुकिंग क्लर्क, एएलपी, गुड्स गार्ड, ये उन्होंने कमेंट करके बताया था। तो मैं उनका जानकारी के लिए बता देता हूँ। जो लोग कमर्शियल में काम करते हैं वही लोग कमर्शियल का ग्रुप बी ऑफिसर एग्जाम में बैठते हैं। जो लोग कमर्शियल में नहीं बैठते तो वो ग्रुप बी एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये एसीएम एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं, लेकिन जो एएलपी है असिस्टेंट लोको पायलट, ये लोको पायलट होता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो एडब्ल्यू एग्जाम होता है उसी में ही एलिजिबल होता है एएलपी, वो कमर्शियल में एलिजिबल नहीं होता है। आप जो वो बात बता रहे कि सब लोग एक ही डिपार्टमेंट के एग्जाम, ऐसे नहीं है। तो पहले जानकारी बनिए उसके बाद बताइए। उसके बाद बोला है जो गुड्स गार्ड है वो भी इस एसीएम एग्जाम में बैठते हैं, ऐसे नहीं है। जो गुड्स गार्ड है, गुड्स गार्ड होता है आपका ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, तो वो एओएम असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर एग्जाम में बैठते हैं। तो हर एक कैडर हर एक ग्रुप भी एग्जाम में बैठता है, ऐसे नहीं एक ही डिपार्टमेंट घुस जाता है, एक वैकेंसी में हर डिपार्टमेंट घुस गया, ऐसे नहीं है। डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट अलग होता है। तो ये होता है। तो पहले इसलिए बोल रहा हूँ सब लोग कमर्शियल में नहीं जाते। कमर्शियल में जो कमर्शियल में काम करते हैं, जैसे इवन कमर्शियल डिपार्टमेंट में जो लोग क्लर्क वगैरह आप लोग जाएंगे, जैसे ओएस बनेंगे, तो ज्यादातर ओएस जो बनेंगे वो लोग एपीयू के एग्जाम में बैठेंगे और एसीएम का एग्जाम में ज्यादा नहीं बैठते। तो वो बताता है। उसके बाद और एक चीज उस भाई ने बोला था कि एलडीसी एग्जाम रेगुलर नहीं होता है। मतलब रेलवे का जो ग्रुप बी एग्जाम होता है वो रेगुलर नहीं होता है। उनके जानकारी के लिए बता देता हूँ, जितना लास्ट 10 ईयर से असेसमेंट पीरियड होता है उस असेसमेंट पीरियड के हिसाब से एग्जाम होता है। तो लास्ट 10 ईयर अगर देखेंगे तो ज्यादातर 2 साल असेसमेंट पीरियड रहता है। कितना साल? 2 इयर्स। इस 2 इयर्स में एक 30% और एक 70% एग्जाम होता ही है। आप एक भी इरेगुलरिटी दिखा दीजिए जिस इस 2 साल में नहीं होता है। ज्यादातर जो 2 साल के असेसमेंट पीरियड होता है, जैसे आपको 23-24 का असेसमेंट पीरियड मैंने ऑलरेडी मेरा वीडियो में दिखाया, उसमें से जो एग्जाम होता है वो 23 में ही खत्म हो जाता है। तो 24 में रहता ही नहीं कुछ। मतलब 2 साल में जो होना है वो 1 साल में हो जाता है। जैसे एनटीपीसी जैसा ग्रुप बी ऑफिसर का एग्जाम डिले नहीं होता। ऑफिसर का एग्जाम है भाई डिपार्टमेंटल होगी, फटाफट हो जाता है। मतलब 7 to 8 महीना में दोनों एग्जाम खत्म हो जाती है। तो 23 से 24 तक जितना वैकेंसी रहता है उसका जो एग्जाम रहता है 2 साल का, वो 2 साल का एग्जाम 1 साल में ही हो जाता है। कभी कोई इरेगुलरिटी 10 साल में नहीं हुआ है। तो 2 साल मतलब 2 साल में असेसमेंट में एक 70% एक 30% एग्जाम होना ही है ग्रुप बी का। कोई इरेगुलरिटी नहीं होता है। उनको अगर इरेगुलरिटी है प्रूफ, उसका कुछ प्रूफ दिखाइए तब चलेगा, नहीं तो आपको चाहिए तो मैं दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद उन्होंने बोला है जो लोग एनटीपीसी एग्जाम से आ रहे हो या जो लोग 32 ईयर्स में, उन्हें और भी था बोला जो 32 ईयर्स में ऑफिसर बनेंगे वो भी लेवल 12 तक जाएगा, 14 नहीं जाएगा। तो 14 प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, थ्योरिटिकली पॉसिबल है। तो इसका रिप्लाई मैं दे देता हूँ। और ये भी एक चीज में बोला है मेरे को कि जो लोग 40 इयर्स में ग्रुप बी ऑफिसर बनेंगे तो वो कैसे लेवल 14 में पहुंचेगा, ये भी बोला है। तो पहले आप समझिए कि जो लोग 40 में बनेंगे कैसे बनेगा। मैं कब बोला है मेरा वीडियो में कि जो 40 इयर्स में बनेंगे वो ग्रुप बी लेवल 14 जाएगा। जो 40 इयर्स में अगर ग्रुप बी में एलडीसी एग्जाम क्लियर करेंगे वो डेफिनेटली लेवल 12 to 13 जाएगा। अगर आपका ग्रुप जो 70% है उसको क्लियर करेंगे तो लेवल 11 to 12 जाएगा। अगर 40 इयर्स तक खत्म कर लेता है, क्योंकि 20 साल उसके पास सर्विस रहता है तो कर सकता है। लेकिन 40 इयर्स में लेवल 14 कब जाएगा? मैंने हर वीडियो में बोला है जिसके पास 20 इयर्स का सर्विस रहेगा लेवल, मतलब ग्रुप बी ऑफिसर के बनने बाद, वही लोग लेवल 14 में जाएगा। वो छोड़कर कोई नहीं जाएगा। जैसे आप किसी ने अगर जैसे कंपेशन ग्रेड अपार्टमेंट में किसी का हस्बैंड डेथ हो गया, उसको वाइफ अगर 50 इयर्स में अगर सीनियर क्लर्क बनते हैं तो अगर मैं बोलूंगा वो लेवल 14 पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। वो तो लेवल चीफ पोस्ट तक भी नहीं जा पाएगा, उसके पास 10 साल का सर्विस है। उसके पास 10 साल का सर्विस है। जिसके पास सर्विस है, जो एलिजिबल होते हैं वही लोग ऑफिसर बनेंगे, सब लोग नहीं बनेंगे। इसीलिए और एक चीज मेरे को बोला है कि कितना लोग लेवल 14 में पहुंचता है। भाई लेवल 14 डीआरएम एडीएम का रैंक होता है। जो एनटीपीसी से आएगा उसमें से 1000 से 2 से 3 बंदे होंगे जो एसएजी तक जाएंगे। जो ऑलमोस्ट यूपीएससी का जो प्रमोशन मिलता है उसके 1-2 नीचे ही ताकि प्रमोशन मिल जाता है। अगर जो लोग 8 ईयर या 27 ईयर का ग्रुप बी में सर्विस रहता है तो इसमें तो सब लोग नहीं पहुंचेगा। मैं कहा भी नहीं बोला पहुंचेगा, मैं बोला कि इतना साल इतना तक करोगे तो होगा। अगर तुम खुद कर नहीं पाओगे, किसी ने कर नहीं पाएगा तो कैसे पहुंचेगा? क्योंकि ऊपर जाने के लिए तो आपको क्वालिफाई होना है। जो क्वालिफाइड नहीं है
वो कैसे पहुंचे। और एक चीज जो मेरा वीडियो में बोला है कि सिर्फ 0.5% लोग ही ग्रुप बी ऑफिसर बनते हैं, उनका बाद में ठीक है। लेकिन एक चीज उनको मैं बता देता हूँ, अगर किसी जगह 1 लाख एम्प्लॉय रहता है उस जोन में, 1000 ग्रुप मतलब 1000 से 1200 ऑफिसर रहते हैं, उसमें से 500 600 ग्रुप बी ऑफिसर रहते हैं, सही है। लेकिन 1 लाख में कितना लोग लेवल 6 में होता है? मैक्सिमम 20%। कितना परसेंट? मैक्सिमम। उससे नीचे जो 80% रहता है वो ज्यादातर रेलवे में लेवल 1 से 5 तक है। तो मतलब अगर जोन में अगर 1 लाख एम्प्लॉय रहेगा, उसमें से मैक्सिमम 20,000 जो एम्प्लॉय रहता है वही लेवल 6 तक पहुंचते हैं। तो जो लोग लेवल 6 में पहुंचा ही नहीं है, तो उसको परसेंटेज से क्या मतलब होता है कि वो इतना परसेंटेज ऑफिसर बनोगे? उससे परसेंटेज से मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो बन ही नहीं पाएगा। जैसे आप अगर 10th स्टैंडर्ड का क्वालिफिकेशन आपके पास है और आप एनटीपीसी में आना चाहो, कैसे आओगे? आपको क्वालिफिकेशन ही नहीं है। तो जो 20,000 एम्प्लॉय रहते हैं, मैं पकड़ लेता हूँ 20,000 अगर ग्रुप बी ऑफिसर होते हैं, उसमें से जो लोग रहते हैं उसमें से 60 to 70% लोग ऑफिसर एग्जाम में अप्लाई करते ही नहीं है, अप्लाई करते ही नहीं है। क्योंकि वो लोगों को पता है ग्रुप बी ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो पास भी नहीं कर पाएगा। दूसरा है कि उसको मिल जाएगा तो दूसरा जगह ट्रांसफर मिलेगा जाएगा, ये सब कारण के लिए इंग्लिश का डर रहता है, ये सब चीज के लिए लोग बैठते नहीं है। तो जो क्वालिफाइड होते हैं वही लोग एग्जाम बैठते हैं, उसमें से जो क्वालिफाइड रहते हैं 10-20 मतलब 10 या 20 लोगों में से एक लोग ऑफिसर बनते हैं, ये सही है। इसीलिए 0.5% से कोई मतलब नहीं रहता है। जो ऑफिसर बनेंगे उसको, जिसके पास एलिजिबिलिटी रहेगा, जिसके पास क्वालिफिकेशन रहेगा, वही लोग ऑफिसर बनेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये थ्योरिकली नहीं, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है। मैं खुद 5 to 10 ऑफिसर जानती हूँ, मैंने ऑलरेडी बताया कि जो एसएसजी में काम कर लेवल 14 में काम कर रहे हैं, जो पहले लेवल 5, 6 या 7 में काम करते थे इनिशियली अपॉइंटमेंट, जिसको अभी काम कर, उनका डिटेल चाहिए तो मैं दे दूंगा, आप गूगल में सर्च कर लेंगे, या कोई ऑफिशियल लेटर में चाहिए तो ऑफिशियल लेटर मतलब जहाँ पे उसका प्रमोशन हुआ है वो सब कॉपी मेरे पास है, आप लोगों को दे दूंगा, जो कॉन्फिडेंशियल नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग डिमोटिवेट मत रहिए। ऐसे नहीं है रेलवे में प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन है, लेकिन प्रमोशन डिफिकल्ट है, प्रमोशन टफ है, लेकिन नहीं है ऐसे, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे नहीं आप लोग एनटीपीसी से आओगे मतलब ऊपर जा ही नहीं पाओगे, ऐसे नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। तो ये एक चीज। और एक चीज उस भाई ने बोला है, जो ग्रुप बी एग्जाम होता है वो एनटीपीसी एग्जाम से डिफिकल्ट होता है, जो ग्रुप बी एग्जाम। क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैं एक वीडियो में बताया है कि जो एनटीपीसी में आप लोग पढ़ाई करके आओगे उतना पढ़ाई करोगे तो ग्रुप बी एग्जाम क्लियर कर देंगे। लेकिन वो भाई बोले नहीं, आप ग्रुप बी एग्जाम से एनटीपीसी एग्जाम ज्यादा टफ, एनटीपीसी से ग्रुप बी एग्जाम ज्यादा टफ है, क्योंकि उनका कोई एक रिलेटिव जो या कोई फ्रेंड जो ग्रुप बी एग्जाम में बैठा है वो बताया। तो उनका जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, क्यों लोगों को रेलवे ग्रुप बी एग्जाम जो होता है टफ लगता है, जो रेलवे एम्प्लॉय को क्यों टफ लगता है। क्योंकि आज जितना भी कैंडिडेट जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एनटीपीसी जेई एसएससी बनते हो, वो लोग मिनिमम 5 to 6 आवर पढ़ाई करोगे, 1.5 से 2 साल, तभी एग्जाम क्लियर कर पाते हो। इतना पढ़ाई करते हो और उसके पास उनके पास इतना टाइम भी रहता है। लेकिन जब रेलवे में आ जाओगे, आने के बाद आपको 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। ज्यादातर रेलवे में जो ड्यूटी है नाइट शिफ्ट भी है, उसके ऊपर ड्यूटी जगह से घर आने में और 1-2 घंटा लग जाएगा, मतलब 8 से 10 घंटा वो लोग एंगेज रहते हैं। उसके बाद किसी को अगर बोलोगे 5 to 6 आवर पढ़ाई करना, तो उनके लिए तो डिफिकल्ट होगा ही। उनके लिए मतलब 1 घंटा पढ़ाई करना भी आप लोगों को, जो आप जो लोग 6 घंटा पढ़ो, जितना मेहनत आप लोग हो रहे हैं, वो लोग 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, लोग सोचते हैं कि उससे ज्यादा टफ है। तो ऐसे नहीं है। अगर 5 से 6 घंटा किसी भी रेलवे एम्प्लॉय जो लेवल 6 में है वो पढ़ाई करती है तो ग्रुप बी एग्जाम क्लियर कर लेती है, लेकिन कंटिन्यूटी करना पड़ेगा। एक चीज है, क्यों होता है? क्योंकि आप जब ग्रुप बी एग्जाम में जो लोग पढ़ाई करते हैं 1 साल ग्रुप बी ऑफिसर बनने के लिए, वो लोग सीरियस कैंडिडेट होते हैं। तो वो लोग जो जॉब में भी जो 5 साल जॉब करते हैं, ग्रुप मतलब आपको लेवल 6 में तो 5 साल काम करना पड़ेगा तब जाके बनोगे। तो लेवल 6 में जो लोग 5 साल ऑलरेडी काम करते हैं, तो वो लोगों को तो ऑलरेडी उस डिपार्टमेंट के ऊपर नॉलेज है, तब जाके एग्जाम में बैठते हैं। तो और क्वेश्चन तो आता है डिपार्टमेंटल, मतलब ऑलरेडी अगर 100 क्वेश्चन रहता है, तो जो लोग अच्छा काम करने के बाद एलिजिबल कैंडिडेट होता है उनको तो पकड़ लीजिए 30% एग्जाम में जितना क्वेश्चन आता है, तो 30% ऑलरेडी वो लोग जानते हैं, उसके लिए पढ़ाई करने का जरूरत नहीं होता। बाकी जो 30% चाहिए उसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है। तो जो लोग काम चोर है, काम नहीं करते, उनके लिए एग्जाम थोड़ी ना है। जो ऑफिसर का एग्जाम है उसके लिए आपको तो क्राइटेरिया फिल करना पड़ेगा, आप एलिजिबल हो तब जाके बनोगे। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो कैंडिडेट, उन लोगों को इसीलिए रेलवे एम्प्लॉय को लगता है कि ग्रुप बी ऑफिसर का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं खुद एक ऑफिसर को जानता हूँ जो 7 to 8 टाइम्स ग्रुप बी ऑफिसर का एग्जाम क्लियर किया है, और उसके बाद 8 बार के बाद उनको रिक्वेस्ट करके ग्रुप बी में ज्वाइन किया, क्योंकि उनको बाहर में पोस्टिंग दे रहा था। उन्होंने बोला मैं मना कर दिया सीधा, मैं ऑफिसर नहीं बनूंगा, मैं यहाँ पे ही ठीक हूँ। तो ये चीज होता है। तो जिसके पास क्वालिटी है वो करेगा। मेरा 2 सब्सक्राइबर ऑलरेडी है जो 31 और 32 ईयर्स में ग्रुप बी ऑफिसर का एग्जाम क्लियर किया है। आप मेरा सब्सक्राइबर में ही है, तो वो लोग तो लेवल 14 तक इजीली पहुंचेगा। लेवल 14 में वो लोग सिर्फ पहुंचेगा नहीं, उसमें 3 से 4 साल 3-4 इंक्रीमेंट भी लेगा। तो ये था टोटल आप लोगों के लिए जानकारी। तो उस भाई को और एक चीज मैं बता देता हूँ, जो लिंक आपने भेजा है साउदर्न रेलवे का, वहां से ही मैंने डिटेल्स लिया है।
और आपको और एक चीज बताता हूँ, साउदर्न रेलवे का जिस जगह से आपने उठाया, उस जो नोटिफिकेशन में जो लोग अपलोड करते थे, मैं खुद साउदर्न रेलवे में काम किया, और साउदर्न रेलवे में जिस जगह से वो अपलोड होता था उस जगह मैंने काम किया, क्योंकि वहां पे भी मैं स्टोर डिपार्टमेंट जो एसएनटी डिपार्टमेंट होता है, वहां पे गेजेटेड जो एग्जाम है उसका मैं डीलर था। तो वो जो 70% एग्जाम और 30% एग्जाम हुआ था 1 on 23 से 20, मतलब जो करंट है उसमें जो स्टोर डिपार्टमेंट 2 एग्जाम और एसएनटी में जो 30 और 70, मतलब दो डिपार्टमेंट में, तो 4 जो एग्जाम हुआ 2 साल में, उस 4 एग्जाम का जो नोटिफिकेशन मैंने खुद बनाया, शायद मेरा जो ऑफिशियल लेटर उसमें मेरा खुद साइन है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जिस जोन का लिंक मेरे को भेजा, वो वहां पे जिस जगह से वो अपलोड हुआ, जिस जो लोग उसको अपलोड किया, उसमें से मैं खुद एक हूँ। तो इसीलिए आप लोगों को बता देता हूँ, मेरे पास जो सिलेक्शन का जितना जानकारी है मैं आपको बताया। आपको और कुछ भी डाउट है तो मेरे को प्लीज कमेंट कीजिए, आपको डाउट और भी इलाबोरेट करके मैं समझाऊंगा कि कैसे होता है। तो और दिमाग में प्रेशर मत लीजिए, जो क्वालिफाई है वो ऑफिसर बनेंगे, जो क्वालिफाई नहीं है वो ऑफिसर नहीं बन पाएंगे, ये दिमाग में रखिए। और 1-2 वैकेंसी एक जोन में कभी नहीं आता है, एक जोन में हर एक डिपार्टमेंट के वैकेंसी के हिसाब से आता है। जैसे आप स्टोर में 1-2 वैकेंसी आती है एलडीसी में, ये सही है, छोटा डिपार्टमेंट है, लेकिन उसमें कितना लोग एग्जाम में बैठते हैं, 50, 60, 70, 80 लोग एग्जाम में बैठते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो डिपार्टमेंट बड़ा है वहाँ पे ज्यादा एग्जाम में बैठते हैं, ज्यादा वैकेंसी भी रहता है, वैकेंसी में कोई इलीगलिटी नहीं है, 2 साल में वैकेंसी आ जाती है, 2 एग्जाम होती है, लास्ट 10 साल में होती है, हर जोन में होती है, क्योंकि जोन को जो डायरेक्शन देता है रेलवे बोर्ड खुद देता है, तो आप उसमें इरेगुलरिटी नहीं ले आ सकते हो। तो ये था टोटल प्रोसेस, और आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी जानना है तो मेरे को प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका जो डाउट है आप लोगों का, जो ऑफिसर बनने का या जो प्रमोशनल प्रोसेस है, उस डाउट को मैं क्लियर कर पाऊंगा। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, मैं यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो देखता हूँ जहाँ बहुत सारे लोग रेलवे वीडियो रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, क्योंकि रेलवे में काम करना मतलब ही होता है कि रेल के बारे में सब कुछ आप नहीं जानते हो, जिस जगह में उस एम्प्लॉय काम करते हैं उस जगह के बारे में जान सकती है, जिस जगह काम नहीं किया है उस जगह में जान नहीं। जैसे JAA बनेंगे आप लोग, स्टेशन मास्टर बनेंगे, आप स्टैब्लिशमेंट मतलब प्रमोशन ट्रांसफर के बारे में बताएंगे, तो आप किससे जान के बताएंगे, आप खुद उसमें डील नहीं कर पाओगे, उसमें नहीं बता पाओगे। पर्सनल डिपार्टमेंट में जो लोग कैडर संभालते हैं वो सब लोग उसको प्रोसेस को सही तरीके से बोल सकती है, मैं समझता हूँ, लेकिन सब लोग बोल देते हैं, जो भी है। चलिए, तो इतना था कि वीडियो आपको ये जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।